Hello everyone, this is Akanksha Rawat back with a new video, and the topic that we have brought today is grievances, basically employee grievances. So let's start with what are grievances. Grievance एक ऐसी फीलिंग है जो कि रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है. ठीक है. फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड इनजस्टिस, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो. ठीक है. एंड ये सारे जो भी मैटर्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, रिलेटेड होती हैं आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से. तो आपके सुपीरियर जो भी होंगे, आपके सुपरवाइज़र जो है, या आपकी कंपनी में जो मैनेजर है वो, या फिर आपके कोवर्कर्स, इनके साथ आपके जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, अगर उन इंटरेक्शन से आप डिससेटिस्फाइड या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है कुछ. ठीक है. तो ऐसी कोई फीलिंग आप लोग फील कर रहे हैं, उसको आप ग्रीवियंस बोलते हैं. ये सारी चीज़ें रियल भी हो सकती हैं एंड इमेजिनरी भी हो सकती है. मीन्स ये सिर्फ आपका परसेप्शन भी हो सकता है एंड रियल में हुआ हो, ऐसा भी केस हो सकता है. तो ग्रीवियंस ऐसे डिससेटिस्फैक्शन है या फीलिंग है इनजस्टिस की, जो कि एक पर्सन के एम्प्लॉयमेंट के जो रिलेशनशिप्स है, सिचुएशंस हैं, उससे कंसर्नड होती हैं, उससे कनेक्टेड होती हैं, एंड इनका मैनेजमेंट के अटेंशन में लाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है. तो ये जो ग्रीवियंस होते हैं ये वैलिड भी हो सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं. ठीक. एंड ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो एक एम्प्लॉय जिन पे बिलीव करता है, फील करता है एंड जिसके बारे में वो सोचता रहता है. तो अगर एक एम्प्लॉय अपने काम पे ना ध्यान देके इन सारे ग्रीवियंसेस पे या डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग्स के साथ अगर वो काम कर रहा है, तो वो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एम्प्लॉयज़ के जो ग्रीवियंसेस हैं आप उनको सॉर्ट आउट करें. तो फीचर्स ऑफ ग्रीवियंसेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज, ये एक ऐसी फीलिंग है डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन की जो कि किसी न किसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है. ठीक है. ऐसा कोई मैटर है. सेकेंड कम्स कि ये प्रॉब्लम्स आपके एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड होती हैं, आपकी फैमिली या पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होती हैं ये फीलिंग्स. थर्ड कम्स कि जो डिसकंटेंट है ये कोई रियल भी रीजंस की वजह से भी हो सकती है एंड इमेजिनरी रीजंस की वजह से भी हो सकती है. तो हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयर फील कर रहा हो उसके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, इनजस्टिस हुआ है. ठीक है. तो उसके उसके पास एक ग्रीवियंस है. तो रीज़न है कि ये जो भी फीलिंग है, रीज़न जो भी होता है इस फीलिंग के पीछे, ये वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है. हो सकता है कि कोई लेजिटिमेट रीज़न हो या फिर कोई इरेशनल सा रीज़न हो. ठीक है. कोई जस्टिफाइबल रीज़न भी हो सकता है एंड कोई रिडिकुलस सा रीज़न भी हो सकता है. बट ग्रीवियंसेस का सॉर्ट आउट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर आपकी जो भी फीलिंग है डिसकंटेंट की, वो वॉइस्ड भी हो सकती है और अनवॉइस्ड भी हो सकती है. आप उसे बोल भी सकते हैं किसी पर्सन से एंड हो भी सकता है कि कोई पर्सन अपने मन में ही ये कोई ग्रीवियंस को पाले रखे या इस फीलिंग को अंदर ही रखे. तो इस काइंड ऑफ फीलिंग का एक्सप्रेस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. तो अगर डिसकंटेंट को आप एक्सप्रेस नहीं करें तो ये ग्रीवियंस नहीं माना जाता है. इट्स फाइन. सो इनिशियली जो भी एम्प्लॉय है वो कंप्लेन कर सकता है ओरल फॉर्म में एंड राइटिंग फॉर्म में. तो इसको जो प्रॉम्प्टली देखा जाता है. ठीक है. द एम्प्लॉय फील्स अ सेंस ऑफ लैक ऑफ जस्टिस. तो अगर इस मैटर को आपकी कंपनी के जो भी मैनेजर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, वो अगर इसको एक प्रॉपर वे में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को फिर से यही फील होगा कि उसके साथ जस्टिस नहीं किया जा रहा है एंड उसका डिसकंटेंट ग्रो करेगा. ठीक है. एंड ग्रीवियंस का फॉर्म ले लेगा. सो ब्रॉडली अगर बात करें तो ग्रीवियंस एक ऐसी नॉन फुलफिलमेंट की फीलिंग है जो कि परसीव करता है एक पर्सन जब उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती हैं. तो फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंसेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे 3 फॉर्म्स होते हैं: फैक्चुअल, इमेजिनरी एंड डिसगाइज्ड. फैक्चुअल ग्रीवियंसेस हम तब बोलते हैं जब जो भी पर्सन है या जो भी एम्प्लॉय है उसकी लेजिटिमेट नीड्स होती हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं. फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन के वेज हाइक के लिए आपने अग्री कर दिया हो, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तब आपने कुछ रीजंस देके अपनी जो भी आपने जो भी प्रोमिस किए थे आप वो फॉलो नहीं कर पाए, उनको फुलफिल नहीं कर पाए. सेकेंड कम्स इमेजिनरी ग्रीवियंस. ये वो डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग है जिसके पीछे कोई भी रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं है. ये बस एक रॉन्ग परसेप्शन है या रॉन्ग एटीट्यूड है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो कि उस एम्प्लॉय के पास पहुंच गई है. ठीक है. तो इसको आप इमेजिनरी ग्रीवियंस
बोलेंगे। तो लेकिन मैनेजमेंट का ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस धुंध को, इस फॉग को हटाए एंड उसके सामने रियल सिचुएशन रखे, उसको क्लियर करके उसको बताए। थर्ड कम्स डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड ग्रीवेंस। डिस्गाइज ग्रीवेंस में क्या होता है कि एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता है कि वो डिससेटिस्फाइड है या फिर उसके डिससेटिस्फैक्शन के पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पे जो रीजंस हो सकते हैं वो है कि उसकी फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, रिलेटिव्स या नेबर्स का प्रेशर, जिसकी वजह से वो एक हेवी हार्ट के साथ, कुछ हेवी फीलिंग्स के साथ अपने वर्क स्पॉट तक आ रहा है। नाउ कॉजेज ऑफ ग्रीवियंसेस, तो इन ग्रीवियंसेस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कम्स इकोनॉमिक कॉजेज, जिसमें आप वेज फिक्सेशन की बात करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय से ओवर टाइम करा रहे हैं या उसके बोनस में कोई इशू है, वेजेस का रिविजन नहीं हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे एम्प्लॉयज़ फील करते हैं कि वो बाकियों के कंपैरिजन में कम पे किए जाते हैं। सेकेंड कम्स वर्क एनवायरनमेंट, तो अगर किसी एम्प्लॉय के वो ऑर्गेनाइजेशन में पुअर फिजिकल कंडीशंस फेस करनी पड़ रही है या फिर टाइट प्रोडक्शन नॉर्म्स हैं, डिफेक्टिव टूल्स पे काम करना पड़ रहा है, इक्विपमेंट्स ख़राब हैं, पुअर क्वालिटी है मटेरियल की, या अनफेयर रूल्स हैं, उसको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज कॉज कर सकती हैं किसी भी एम्प्लॉय में। थर्ड कम्स सुपरविजन, यहाँ पे अगर आपके सुपीरियर का एटीट्यूड, सुपरवाइज़र जो होते हैं आपके, उनका एटीट्यूड आपके लिए अच्छा नहीं है, वो बायस्ड है, वो किसी पर्सन को फेवर कर रहा है या फिर किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को फेवर कर रहा है, ठीक है, कास्ट एफिलिएशंस, कास्ट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है या रीजनल फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तब भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ग्रीवियंस हो सकता है। फोर्थ इज़ अ वर्क ग्रुप, तो एम्प्लॉय अगर अपने ग्रुप में अपने कलीग्स में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एंड वो नेग्लेक्ट फील करता है, ठीक है, या फिर विक्टिम जैसा फील कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि उसको ग्रीवेंसेस फेस करने पड़ते हैं, ग्रीवेंस उसमें हो सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस कॉजेज। मिसलेनियस कॉजेज वो इश्यूज होते हैं जो कि आपको रिलेट करते हैं सर्टेन वायलेशन से, जिसमें अगर आपकी प्रमोशन या सेफ्टी मेथड्स ट्रांसफ़र हो जाता है आपका, ठीक है, डिसिप्लिनरी रूल्स पे चेंजेस, या फिर कुछ फाइन अगर आप पे लगा दिया जाए, ठीक है, या फिर आपकी लीव ग्रांट नहीं करी जाए या मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, तो इन केसेस में भी आप लोगों के माइंड में ग्रीवियंस हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीवियंस प्रोसीजर। तो फर्स्ट कम्स ओपन डोर पॉलिसी, जिसमें आप लोग एक ऐसी पॉलिसी को तैयार करते हैं जिसमें आप इनक्रेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को सो दैट वो अपने मैटर्स को हायर मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकें एंड उनसे रिड्रेसल की डिमांड रख सकें। सेकेंड अप्रोच वाज स्टेप लैडर पॉलिसी, जिसमें आप लोग स्टेप बाय स्टेप लैडर की तरह एक बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं एंड अपने ग्रीवियंस को सॉर्ट आउट करते हैं। इस स्टेप लैडर अप्रोच को आप मॉडल ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय होता है, जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, वो सबसे पहले अपना ग्रीवियंस प्रेजेंट करता है वर्बली, जो भी ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया है मैनेजमेंट के थ्रू उस ऑफिसर को, ठीक है, उस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो 48 आवर्स के अंदर इस कंप्लेन को रिड्रेस करे या इसके लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करे वर्कर को। इन केस जो भी वर्कर है वो नहीं इस जो भी सॉल्यूशन है उससे अग्री नहीं करता है, तो इस केस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी जाती है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है कि वो विद इन 3 डेज इस प्रॉब्लम को रिड्रेस करे या फिर इसके लिए कोई एक्शन ले। इन केस वो 3 डेज के अंदर नहीं कर पाता है तो उसको डिले के लिए जो भी रीज़न होते हैं वो प्रेजेंट करने होते हैं। इन केस कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी जो एम्प्लॉय है वो एग्रीव्ड ही है एंड उसके जो भी डिस्प्यूट है या फिर जो भी उसका ग्रीवेंस है वो सेटल नहीं हो पाया, तो ये जो भी इशू है उसको आप ग्रीवेंस कमेटी को फॉरवर्ड कर देते हैं। ग्रीवेंस कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है अपने मैनेजर को विद इन 7 डेज, ठीक है। एंड इन केस जो भी ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स हैं वो किसी एक ओपिनियन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सबके ओपिनियंस डिफरेंट हो रहे हैं इस केस से रिलेटेड, तो इस केस में जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पे उन सब के व्यूज़ या ओपिनियंस को आप लोग रेलेवेंट पेपर में मेंशन करके फाइनल डिसीजन के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। दिस इज़ द ग्रीवेंस सेटलमेंट मशीनरी, जिसको आप देख सकते हैं एंड इसमें डेज, नंबर ऑफ डेज भी लिखे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो फाइनल डिसीजन होता है मैनेजर का, वो
कम्युनिकेट कर दिया जाता है एम्प्लॉय को विद इन 3 डेज। ग्रीवियंस कमेटी की रिकमेंडेशंस आ जाती है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैनेजर डिसीजन लेता है एंड विद इन 3 डेज अपने एम्प्लॉय को फॉरवर्ड कर देता है। इस केस में भी अगर वर्कर डिससेटिस्फाइड रह जाता है तो आप लोग यहाँ पे जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है, एंड ये पिटिशन आपको विद इन 7 डेज फाइल करना होता है। एंड अगर इस केस में भी पिटिशन फाइल करके भी या फिर रिवीजन के बाद भी वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है या वर्कर को जो भी वो चाह रहा है वो आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो इस केस में वो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकता है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में आप लोग एक थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस मांगते हैं जो कि इम्पार्शियल हो एंड वो पार्टी नेगोशिएट करके आपको एक कॉमन ग्राउंड में लेके आने के लिए ट्राई करती है, ठीक है। तो अगर वर्कर जो होता है, जब भी आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं, ग्रीवेंस सेटलमेंट मशीनरी आप लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप कॉन्सिलेशन मशीनरी का इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं अनटिल एंड अनलेस ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए, जिसमें फाइनल स्टेप क्या होता है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का होता है। तो जो भी ग्रीवेंस होता है वो डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है अगर जो भी फाइनल डिसीजन है मैनेजमेंट का, अगर वर्कर उसको टर्न डाउन कर दे तो, ठीक है। अगर वर्कर उस डिसीजन को मानने से मना कर दे जो टॉप मैनेजमेंट ने लिया है, तो इस केस में वो ग्रीवेंस डिस्प्यूट बन जाता है। एंड ये ग्रीवेंस कमेटी जो होती है उसमें आप 4 to 6 मेंबर्स को पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रीवेंस सेटलमेंट मशीनरी को देखते हैं, तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रीव्ड एम्प्लॉय है, वो अपने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ये मैटर रख रहा है एंड डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर आप वहाँ से डिससेटिस्फाइड हैं तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको 3 डेज़ के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है। अगर 3 डेज़ में नहीं हो पाया देन वो आपको रीजंस प्रोवाइड करेगा डिले का, ठीक है। फिर मैटर फॉरवर्ड होता है ग्रीवेंस कमेटी में जो कि 7 डेज़ के अंदर आपको मैटर के लिए जो भी उसकी रिकमेंडेशंस हैं वो प्रोवाइड करती है। उन्हीं के बेसिस पे आपका जो मैनेजर होता है वो आपको डिसीजन प्रोवाइड करेगा। और इस केस में ही आप लोग क्या करते हैं, 7 डेज़ के अंदर पिटिशन फाइल करते हैं जो भी आपका डिसीजन है उसके रिविजन के लिए, ठीक है। एंड अगर इस केस में भी चीफ एग्जीक्यूटिव वाले केस में भी आप डिससेटिस्फाइड है देन कम्स वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के लिए आप जाते हैं जिसमें आप किसी एक थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी जो भी प्रोसेस है ग्रीवेंस सेटलमेंट की वो कंप्लीट हो जाती है। So thank you.